तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम एम जे सी टू के बारे में। तो ये जो कोर्स है इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करें जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करें। तो प्रीवियस सीरीज हमने डिस्कस किया था लिसाइजस फिगर के बारे में, इसके बाद हमने डिस्कस किया। आज का सीरीज में हम मेनली डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है। ओके, तो आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका है स्टैंडिंग वेव, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस अबाउट स्टैंडिंग वेव। So it's me, Maneshwar Rai. I'm faculty of physics, Thakur Sir Academy, also found this advice. So even if you want to see a further video of by me topic of physics, you may also visit the YouTube channel of Discover IS. का जो YouTube चैनल है इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और YouTube चैनल चलाता हूँ, उसका नेट गेट फोरम। ठीक है, तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जामिनेशन और गेट एग्जाम, यूट्यूब चैनल आर रन बाय मी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? If you want to join the full course, so following courses are available at Thakur Sir Academy. Courses are available for class 11, IIT JEE Mains and Advanced BA. Okay. Courses are available for mathematics and physics. Okay. So you can join at your inquiry. तो इस नंबर पे अपने इंक्वायरी को आप रेज कर सकते हैं। जब आपका इंक्वायरी होगा यहाँ से बस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन है कि वाटर स्टेशनरी वेव्स का पहला पार्ट क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो पहले क्या करें, क्वेश्चन के जितने पार्ट होते हैं उस पार्ट को आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा, इससे क्लैरिटी आपको रहे क्वेश्चन के कितने पार्ट है, और फिर आप सभी पार्ट को पार्ट बाय पार्ट एड्रेस कर पाए। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वाटर स्टेशनरी वेव। पहले क्या करना है, पहले आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज स्टेशनरी वेव। व्हाट इज स्टेशनरी वेव आपको, वाटर स्टेशनरी टू डिफाइन। गिव कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन, मतलब कि क्या कंडीशन होता है उनके फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन सेकेंड पार्ट है। तो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? एस डब्ल्यू मतलब कर रहे हैं, एस डब्ल्यू फॉर स्टैंडिंग वेव। ओके, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि इन्वेस्टिगेट थ्योरेटिकली द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। थ्योरेटिकली आपको बताना है फॉर्म होता है सो दैट द वेव इज लीनियरली बाउंडेड मीट स्टेशनरी वेव नेट ट्रांसमिशन ऑफ। ये भी प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, कि टोटल जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, मतलब कि टोटल जो एनर्जी का सम है होता है। तीन पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, इस तीनों पार्ट को हम लोग ग्रेजुअली एड्रेस करने की कोशिश करें। तो पहला पार्ट है व्हाट इज स्टेशनरी वेव। तो फिजिक्स में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स में डेफिनेशन कभी लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं होता। फिजिक्स का डेफिनेशन ऑलवेज मैथमेटिकली लिखा जाता है। क्लियर है? तो पहले समझिए जरा, पहले स्टैंडिंग वेव होता क्या। तो हम यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमने क्या किया, हल्का सा झटका दिया। ठीक है, तो वी हैव अप्लाइड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जर्क ऑन दिस। हमने क्या किया, यहाँ पे एक जर्क अप्लाई किया। तो जैसे इसको हम हल्का सा जर्क प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर वेव का जनरेशन होगा। और ये वेव जो है, ठीक है, हम क्या करना है, बिल्कुल हल्का जर्क प्रोवाइड करना ताकि वेव यहाँ तक आते आते वेव डेड हो जाए। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के जो मीडियम हमने कंसिडर किया, ठीक है, उस मीडियम के अंदर मीडियम का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट आइडियली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मीडियम का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, मतलब ना तो यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस है और ना ही मीडियम जो है कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इन प्रोपोगेशन ऑफ। क्लियर है? तो जैसे ही आप यहाँ पे हल्का जर्क दोगे तो क्या होगा, एक वेव जनरेट होगा और ये वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा और वेव इस point जाके मान लो डेड हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह के वेव को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रैवलिंग जो वेव है इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। बारे में ऑलरेडी हमने क्या हुआ था, ट्रैवलिंग। इन जनरल जो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है, ठीक है, जनरल जो ट्रैवलिंग
होता है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। ये इन जनरल वेव का इक्वेशन होता है। जब वेव क्या है, जब वेव ट्रैवल करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मतलब वेव लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिट हो। क्लियर है? बट व्हेन सेम वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब क्या होगा? अब इस केस में ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जब सेम वेव राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेगा तो इस केस में क्या होगा? इस मान लीजिए कुछ देर के लिए y1 इस क्लियर है, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस एक्स क्लियर है। यहाँ बोलते हैं ट्रैवलिंग। क्लियर है? अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस एक्स में भी, इस तरह से आप इसको चाहें तो लिख ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए जैसे आपके पास क्या है वेव, पहले वाले वेव को जो y1 है, y1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू टी माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स। क्लियर है? अब ओमेगा बाई भी होता है वेव नंबर, क्या होता है? वेव नंबर के, और वेव नंबर के है ओमेगा बाई वी, तो हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के। ये ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मुलेशन हो गया। क्लियर है? ट्रैवलिंग वेव फॉर्मुलेशन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमको समझना है कि व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। तो अब सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिस इज स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको हम जोर से स्नैप करते हैं, ठीक है? जोर से क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो जब स्नैप करते हैं इस केस में क्या है कि यहाँ पे एक बाउंड्री है, ठीक है, मतलब एक बाउंड्री से क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम ज़्यादा जर्क देते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग मोर जर्क और फोर्स। फोर्स अब क्या होगा? अब जो ये वेव है, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, पहला वेव ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ बाउंड्री है, तो बाउंड्री के कारण क्या होगा कि वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेव इंसिडेंस वेव है, एक वेव ऐसे जा रहा है, और ये आपका इंसिडेंस वेव। अब क्या होगा? इस बाउंड्री से स्ट्राइक करने के बाद जो है, ठीक है, ये वेव क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस टाइप से इसका शेप होगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड सेंस वेव और इट क्लियर यू? ओके, अब देखो एक वेव इंसिडेंस है, एक रिफ्लेक्टेड है, तो दोनों क्या होगा? दोनों आपस में इंटरफेयर करेगा। इसके इंटरफेरेंस के कारण जो वेव क्रिएट होगा उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? स्टैंडिंग वेव इज रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, ये सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड क्लियर है। तो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्टैंडिंग। क्या पार्ट है स्टैंडिंग वेव? द वेव रेटेड, the wave generated by superposition of incidence wave and reflected wave by superposition, I'm sorry, superposition मतलब जोड़ना, sum the wave generated by superposition of incident wave and reflected wave। ठीक है, incident wave and reflected wave। हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्लियर और नॉट। समझ में आ गया स्टैंडिंग वेव क्या होता है? ये क्लियर है भाई? स्टैंडिंग वेव क्लियर है ना? स्टैंडिंग वेव क्या होता है? दैट sense wave incident and reflected, reflected wave are
तो देखो दोनों क्या है, दोनों इंडिविजुअली ट्रैवलिंग वेव है और दोनों ट्रैवलिंग वेव के सुपरपोजिशन के कारण, ठीक है, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर ट्रैवलिंग वेव एंड आफ्टर देयर सुपरपोजिशन, ठीक है, देयर केम अ न्यू काइंड ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हम क्या जानते हो, आप जानते हो कि ट्रैवलिंग वेव का वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक वेव को तुम लिखोगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई इंसिडेंट, मतलब बराबर हमने क्या मान लिया, ए साइन ओमेगा टी माइनस, और फर्स्ट मान लीजिए वाई रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वाई रिफ्लेक्टेड क्या होगा, वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस सम फेज डिफरेंस, डेल्टा क्या है, फेज। तो यहाँ पे क्या है कि हर टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि वेयर ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इक्वल टू वेव नंबर, सिंपली आपको लिखना है वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। गुड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव या फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ, फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई एस्ट क्या होगा, इक्वल टू वाई इंसिडेंस प्लस वाई रिफ्लेक्ट। देखो इंसिडेंस वेव कितना है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको सम कर दीजिए, ए क्या है, कॉमन है यहाँ पे, तो कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लें, वाई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बताइए, साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, क्लियर है, यहाँ पे कितना ए साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस के एक्स प्लस के एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी इतना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, माइनस के एक्स होगा माइनस टू के एक्स, के एक्स, ठीक है, टू के एक्स माइनस डेल्टा बाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेल्टा को जीरो सेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है, लेट डेल्टा भी जीरो। इस केस में वाई की वैल्यू कितनी हो, साइन
देखो डेल्टा जीरो है तो 2 ओमेगा टी/2 कितना होगा, ओमेगा टी होगा। और कॉस, ठीक है, कॉस कितना है देखो यहाँ पे, -2 kx, और डेल्टा तो जीरो है तो -2 kx/2 कितना होगा, 2/2, यानी कि -kx। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। क्यों, आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, क्या पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एंगल कितना है, -थीटा है। -थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये कॉस के एक्स, कॉस के एक्स में क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्या होता है कि किसी टर्म के साथ, मतलब एम्पलीट्यूड के साथ यदि साइन ओमेगा टी है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को छोड़कर जितना भी टर्म है, सारे के सारे टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड है। आप इसे लिख सकते हो 2a cos के, ये एम्पलीट्यूड पार्ट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पार्ट टू साइन ओमेगा, क्लियर है भाई, साइन। तो ये जो आपको वेव मिला इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग, क्लियर है। अब स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, दो तरह का कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म होता है, डिफाइनिंग टर्म होता है, एक होता है नोड और एक होता है एंटी नोड। दोनों में डिफरेंस को हम समझ, यहाँ पे देखिए भाई, आपके पास जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला आया, ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला आया स्टैंडिंग वेव का, दैट इज 2a cos के एक्स, 2a cos के एक्स इन साइन ओमेगा, ये फॉर्मूला है। इसे इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए, क्लियर है, थर्ड। इसमें दो पॉइंट होता है, एक नोड होता है, तो पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, फिर अब नोड एंटी नोड को हम डिस्कस। पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम ए डैश मान लेते हैं, कुछ तरीके लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। ये जो ए डैश है इसकी वैल्यू कितना है, 2a cos के एक्स। जो आपको ए डैश दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2a cos के एक्स, 2a cos के एक्स। देखो यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट है, बट cos के एक्स क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश का वैल्यू जो डिपेंड करता है cos के एक्स पे। ठीक है, देखो जब यहाँ पे cos के एक्स जब जीरो होगा तो क्या होगा, ए डैश जीरो होगा। ठीक है, जब cos के एक्स कितना होगा, के एक्स होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। ओके, ऐसे ही cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, cos 90 कितना होता है, 1 होता है, सॉरी cos 90 जीरो होता है, वेरी सॉरी। ठीक, cos 90 जीरो होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, ये होता है ना 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए डैश है इसकी बहुत सारी वैल्यू है, वैल्यू है मोर देन वन वैल्यू है। तो इसका प्लॉट इस तरह से होगा, देखो इसका जो प्लॉट होगा वो, है तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ठीक है, काम करो, इसको मैं ब्रीफ में थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ, यहाँ देखो हमें क्या करना है, ए डैश की वैल्यू निकाल, और ए डैश का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, निकाल दिया, के एक्स के डिफरेंट वैल्यू पे निकाल ए डैश की वैल्यू। ओके, तो मान लो हम के एक्स को 0 डिग्री सेट करते हैं, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, के एक्स को हम 0 सेट करेंगे तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश तुम्हारा 2 है। यदि मान लो के एक्स को हम सेट करते हैं, मान लो कुछ देर के लिए 30 डिग्री सेट करते हैं, तो कॉस 30 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। कॉस 30 तुम्हारा √3/2 होता है, 3/2 होता है। इसका मतलब 2a इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक है, देखो टू टू के तुलना में √3 कितना होता है, 1.73। तो 2 के तुलना में इसकी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, कम है ना। पहले वेवलेंथ, पहले तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। कुछ देर के लिए मान लो कि ये वाला तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है, दिस वन इज 2a।
तो नीचे 2a, और ये तुमको ब्लू वाला दिख रहा है, इसको तुम मान लो कुछ देर के लिए, ब्लू वाले को मान लो √3a, ठीक है, √3a मान लो। फिर तुम थीटा को सेट करो 45 डिग्री, कितना सेट करो 45 डिग्री। 45 कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है तुम्हारा 1/√2, ठीक है। कितना होगा 1/√2 इंटू कितना होगा 1/√2 इंटू √2a हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा √2a, √2a, तो देखो √3 कितना होता है 1.732, √2 कितना होता है 1.414 होता है। आ रहा समझ में। अब तुम सेट करो 60 डिग्री, ठीक है, कितना सेट करो 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना होता है बताओ, कॉस 60 होता है तुम्हारा कितना हो गया √3/2, 1/√2, 1/2, ठीक है, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया अब ये हो गया ए। तो देखो और इसका वैल्यू घटते जा रहा है लगातार, ठीक है। जैसे तुम सेट करोगे 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू क्या है, पहले मान लो 0 है, ठीक है, तो 0 से बढ़ के कितना हो गया, 0 से मान लो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, इसको मान लो तुम ए, इस वाले पार्ट को तुम मान लो √3 है, इसको मान लो तुम 2 है, मतलब बीच में कोई और वेव है, ठीक है, ये क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो ट्रैवलिंग वेव होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इस तरह से होता है, ऐसे हम दिखाते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है, देयर आर वेरियस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड में क्या है वेरिएशन है, ठीक है, इसमें क्या है वेरिएशन है, ठीक है। यानी कि एम्पलीट्यूड कॉस के अनुसार वेरी कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी नोड, क्या बोलते हैं एंटी नोड, क्लियर है एंटी नोड। इस पॉइंट पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड तुम्हारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए जो कंडीशन था, वो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि 2a मस्ट सॉरी एक्स मस्ट भी 0 डिग्री, एक्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। अब देखो ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे वेव पार्टिकल आपका परमानेंटली रेस्ट में है, ठीक है। यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है तुम्हारा 0 है, ठीक है। इन पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं इसको हम, वी हैव टू डिफाइन नोड एंड एंटी नोड। क्या करना है, नोड एंटी नोड को डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं नोड को, ठीक है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नोड। नोड क्या होता है, ठीक है, तो नोड होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा और पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक है। तो नोड आर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ रेस्ट पर, रेस्ट, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। रेस्ट पार्टिकल मतलब पार्टिकल एट, पार्टिकल रेस्ट में, ठीक है। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एयर एम्पलीट्यूड ए डैश इज 0। अब जो एम्पलीट्यूड ए डैश है ये तुम्हारा कितना है 2a cos kx, ये है 0, हुआ कि 2a cos kx 0 है, ठीक है। तब कब पॉसिबल है, कॉस की वैल्यू कितने पे 0 होगी, ठीक है। कॉस 90 एन पाई, कॉस 90 एन पाई, एन बाई टू, एन प्लस 1/2 पाई, वेयर एन इक्वल टू 1 2, देखो यहाँ पे यदि सॉरी 0 से होगा 0 1 2 डैश डैश डैश, जैसे एन इक्वल टू 0 सेट करो, कितना होगा π/2, क्लियर है। तो कॉस π/2, कॉस 90 कितना होता है बताओ, कॉस 90 तुम्हारा 0 होता है, ठीक है, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो के एक्स बराबर इतना हो गया, के बराबर क्या होता है बताओ, बराबर होता है 2π/λ, के बराबर होता है 2π बाई, हो गया पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी n+1/2 λ/2।
प्लस राइट प्लस 1/2 वैल्यू हो जाएगी λ/2 लैम्डा। देखो भाई पहला एंटीनोड कहाँ पे बनेगा x1 x0 पे, ठीक है x0 पे, तो x0 पुट करो कितना होगा 0 + 1/2 मतलब λ/4। पहला एंटीनोड बनेगा λ/4। ऐसे ही सेकंड एंटीनोड कहाँ बनेगा x1 पे, 1 + 1/2 कितना होगा 3/2 यानी 3 λ/। दूसरा कहाँ पे बनेगा, दूसरा बनेगा यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो 2, 2 + 1/2 5/2 5 λ/4 5 लैम्डा। कितना आ गया x+1 क्लियर है। देखो दो लगातार वेव के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है दो लगातार वेव के बीच का डिफरेंस है 3 λ/4 माइनस λ/4 कितना होगा λ/4 कॉमन ले लो, ठीक है तो λ/4 और 3 - 1 कितना हो गया 2 λ/2 यानी कि दो लगातार नोड के बीच का डिफरेंस कितना होगा λ/2 आ रहा है, ठीक है तो यहाँ देखो λ/4 कहाँ का λ/4 λ/4 देखो बीच का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है एंटी नोड, क्या निकालना है एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब क्या हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ए डैश कितना है, डैश है 2a cos। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा +-2a मतलब +-2a होगा ना जी। देखो यहाँ गेट दिस पैटर्न मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2a होगा -2a होगा, ठीक है 2a और -2a यानी +2a और -2a दोनों होगा +-2a +-2a +-2a। देखो भाई 2a कैंसिल कर दो, ठीक है cos kx कितना +-1 वही पॉसिबल है जब cos कितना cos n पाई cos n पाई, ठीक है cos n पाई k कितना होता है k होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स बराबर है पाई पाई कैंसिल हो गया यहाँ से x का वैल्यू कितना का वैल्यू हो जाएगा n लैम्डा बाई, ठीक है n लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2 तो यहाँ से देखो ये x n है, यहाँ से x1 कितना होगा लैम्डा बाई 2 कितना होगा पुट कर दो कितना होगा 3 लैम्डा बाई 2 दोनों का डिफरेंस निकालो λ/2 माइनस लैम्डा कितना होगा λ/2 यहाँ पे λ/2 का डिफरेंस है λ/2 का डिफरेंस है यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है λ/2 का डिफरेंस है यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, ठीक है और टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड दैट इज λ/2 लिख लो यहाँ पे ये नोड डिफरेंस है λ/2 नोड डिफरेंस है λ/2 टी नोड और नोड डिफरेंस है पूरा डिफरेंस कितना λ/2 तो कितना होगा λ/4 यानी कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस कितना होगा λ/4 दो लगातार नोड के बीच का डिफरेंस कितना होगा λ/2 दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिफरेंस क्या होगा λ/2, ठीक है ध्यान रखना है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, ये है।
क्लास इज ओवर।